नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। देश में बड़े बड़े राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं। चुनाव से ठीक 9 महीने पहले जो लोकसभा चुनाव होने वाला है अगला, अब जो है महाराष्ट्र का पूरा जो एक सियासी घटनाक्रम है अब वो पहुंच चुका है इलेक्शन कमीशन के पास, जहां पर अजीत पवार ये कह रहे हैं कि वही असली एनसीपी हैं, वो अध्यक्ष हैं एनसीपी के। इसके अलावा उन्होंने हलफनामा 40 कम से कम विधायकों का दे दिया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। ये तो सब बाद में तय होगा, लेकिन इस सब के मद्देनजर अगर हम देखें इस पूरे घटनाक्रम में जो कानूनी पक्ष है सियासी के अलावा, उसको भी समझना जरूरी है। पिछली बार जो ये एमवीए की सरकार थी, महाविकास अघाड़ी की सरकार, उसमें शिवसेना पहले टूटी थी और शिवसेना के टूटने के बाद भाजपा समर्थित एक सरकार बनी महाराष्ट्र में। उसके बाद अब एनसीपी की टूटन की बारी आ गई है। ऐसे में क्या जो पूरा हमारा लोकतांत्रिक ढांचा है वो जिस तरीके से बिखर रहा है, इसमें कोर्ट की यानी कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी क्या जिम्मेदारी है? खासकर एक ऐसा बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस वक्त में। मुझे याद आ रहा है कि जब उद्धव ठाकरे महाअदालत में गए थे अपने 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए, शिंदे गुट के जो 16 विधायक थे, तब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया था कि अगर इस्तीफा नहीं देते उद्धव ठाकरे तो उनकी सरकार वापस आ सकती थी। अभी ये पूरा एनसीपी का जो घटनाक्रम है, क्या इसमें भी कोई कानूनी पहलू को किस तरीके से देखा जाए कि पार्टी का सिंबल किसको मिलेगा, नाम किसको मिलेगा? जाने माने मशहूर वकील और केंद्र में मंत्री रह चुके कपिल सिब्बल साहब इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तैयार हैं। सिब्बल साहब, मुझे वो आपकी तमाम दलीलें सुप्रीम कोर्ट में दी गई याद हैं जब ये पूरा उद्धव ठाकरे का मामला आया था। अभी जबकि हम बात कर रहे हैं या एनसीपी के टूटने की, और पहले सत्ता पक्ष बिखरा था, विपक्ष बिखर रहा है, दोनों पॉलिटिकल पार्टियां एक तरह से जमींदोज हो गई हैं एक बड़ी पार्टी बीजेपी के आगे। आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? पहले तो बात यह है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी थोड़ी टिप्पणी करूंगा कि जब शिवसेना के केस में बहस हो रही थी और हमने सुप्रीम कोर्ट में ये बात रखी थी कि एकनाथ शिंदे साहब जब वो गवर्नर के साथ पास गए तो किस हैसियत में गए, क्योंकि उन्होंने कोई अलग पार्टी तो बनाई नहीं थी, वो तो शिवसेना के ही सदस्य थे। तो अगर वो शिवसेना के सदस्य थे तो गवर्नर उनको बुला कैसे सकता था, और गवर्नर कैसे कह सकता था उद्धव जी को कि आप अपनी मेजॉरिटी हाउस में सिद्ध कीजिए, क्योंकि शिवसेना तो शिवसेना ही रही थी, एकनाथ शिंदे तो शिवसेना के ही पार्ट थे। तो इसीलिए कोर्ट ने कहा कि गवर्नर को कोई हक नहीं था कि वो उद्धव जी को कहते कि आपकी मेजॉरिटी सिद्ध कीजिए। तो अगर ये बात सही है तो जब गवर्नर ने एकनाथ शिंदे को शपथ दिला दी चीफ मिनिस्टर की, किस आधार पे दिला? तो फिर भी शिवसेना में थे। तो इसका मतलब गवर्नर, और ये बात बड़ी बड़ी अहम है, इसका मतलब गवर्नर किसी भी राजनीतिक दल जो असेंबली में है उसके 10 लोग, 15 लोग, 16 लोग अगर उसके पास आते हैं तो कोई भी उनमें से एक आदमी को चुन के उसको शपथ दिला सकता है। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि अगर आप ऐसा कहोगे कि ऐसा हो सकता है तो आने वाले दिनों में यही होगा, और ये मतलब के लोकतंत्र की बुनियाद को खत्म कर देगा। लेकिन उन्होंने एकनाथ शिंदे की शपथ के ऊपर कुछ नहीं कहा। एकनाथ शिंदे आज भी बने हुए हैं और वही अब अजीत पवार कर रहे हैं। वो भी कहते हैं कि मैं एनसीपी का एक सदस्य हूँ, और वही अजीत पवार आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए। नहीं कपिल सिब्बल साहब, एक तो व्यू ये भी है कि जो एकनाथ शिंदे वाली भी सरकार है वो भी गैर कानूनी तरीके से चल रही है। एक तो ये भी ओपिनियन है, क्या आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल एक गैर कानूनी सरकार है, बिल्कुल, क्योंकि ये तो एक लोकतंत्र के बुनियाद को खत्म करने वाली है। मतलब क्या हुआ अरफा जी, आप जानिए, समझिए। जब भी कोई भी विपक्षी दल सत्ता में आता है किसी भी प्रदेश में, किसी भी स्टेट में, तो भाजपा उनके 10 लोगों को, 20 लोगों को खरीद करके सरकार बदल सकती है। तो फिर इलेक्शन क्यों करें? इलेक्शन का मतलब क्या है? इलेक्शन का मतलब यही है ना कि अगर लोगों ने चुनकर आपको सत्ता पे बैठाया है और यही लोगों का फैसला है, तो भाजपा उनको तोड़ के अपने लोग वहां बैठा ले, तो इसका मतलब हुआ कि विपक्षी दल को
लगेगा कि इलेक्शन लड़ने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि अगर हम जीत भी जाएंगे, फिर भी हमारी सरकार गिरा दी जाएगी और भाजपा के साथ मिलजुल कर नई सरकार बनेगी। ऐसा ही उत्तराखंड में हुआ, आपको याद है, ऐसा ही उत्तराखंड में हुआ, ऐसा ही कर्नाटका में हुआ इससे पहले, ऐसा ही मध्य प्रदेश में हुआ, ऐसा ही महाराष्ट्र में हुआ, ऐसा ही अरुणाचल प्रदेश में हुआ। और जो भी सरकारें, अब देखो हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, कल को अगर मैं नहीं मानता कि ऐसा होगा, अगर ये फॉर्मूला सुप्रीम कोर्ट इस पे कह दे कि ये ठीक है, ये फॉर्मूला ठीक है, हम इसको मानते हैं, तो इसका ये फॉर्मूले के साथ तो बीजेपी कोई भी सरकार इलेक्टेड गिरा सकती है। तो फिर इलेक्शन का मतलब क्या है? फिर लोकतंत्र का मतलब क्या है? दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में कभी ऐसा उदाहरण आपने देखा है कि चुनी हुई सरकार को आप गिरा दे और कोर्ट कहते कि ठीक है? अब ये पूरा अब ये जो एनसीपी का पूरा मामला चल रहा है, जिसमें अब ये देखिए कि पार्टी सिंबल और पार्टी का नाम ऐसा लगता है कि अजीत पवार के पास चला जाएगा। पहले शिवसेना चली गई एकनाथ शिंदे के पास, अब एनसीपी चली जाएगी अजीत पवार के पास। इतने ज़माने पुरानी ये पार्टियां हैं, एक ऐसी पार्टी जिसके पास धन बल है, सत्ता बल है, एजेंसीज हैं। हम जानते हैं तमाम तरह की ईडी के मुकदमे, वो 9 लोग जिन्होंने शपथ ली, उनमें से मंत्री पद की शपथ ली, उनमें से 4 के ऊपर ईडी के गंभीर मामले चल रहे हैं। ऐसे में जो ये संस्थाएं हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, जैसे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, उसके रोल को आप किस तरह से देखते हैं? मैं अदालत पे आऊंगी फिर वापस और आपसे इसकी पॉलिटिक्स के बारे में भी जानूंगी महाराष्ट्र की, लेकिन अभी जो हमारी जांच एजेंसियां हैं उनके कंडक्ट के बारे में क्या कह रहे हैं आप? वो तो जांच एजेंसियां तो गोदी एजेंसीज बन गई है, जैसे कुछ लोग गोदी मीडिया बन गए हैं। तो जांच एजेंसी भी गोदी जांच एजेंसीज हैं कि जो सरकार चाहती है, जिनके खिलाफ भी कार्रवाई चाहती है, ईडी चले जाती है वहां। और ईडी केवल उस शख्स को नहीं नोटिस देती, उसकी बीवी को नोटिस देगी, उसके बच्चों को नोटिस देगी, उनको बार बार बुलाएगी, उनको जलील करेगी और कार्रवाई शुरू करेगी, अंदर कर देगी। पहले पुलिस कस्टडी में लेंगे, फिर जेल में, फिर जुडिशियल कस्टडी में चले जाएंगे। आदमी की जिंदगी खत्म हो जाती है। आप कोई भी कहेगा, किसी भी दल का हो, कहेगा कि मैं झंझट में क्यों पढ़ूं, मैं भाजपा के पास ही चले जाता हूँ। तो और ये बात कोई ऐसा नहीं कि कोर्ट नहीं जानती, ऐसा नहीं कि देश के कोई सब लोग नहीं जानते, सब जानते हैं, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं, कोई बात करने को तैयार नहीं, डरते हैं सब लोग। अगर सीबीआई नहीं तो अगर ईडी नहीं तो सीबीआई नहीं तो इनकम टैक्स। मतलब कि ये तो हद से ज्यादा हो चुका है। कोई ऐसी संस्था नहीं रही इस देश में जिसको हम कह सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंट है। कोई ऐसी संस्था नहीं रही। इलेक्शन कमीशन, कोर्ट्स की बात नहीं कर रहा, उसके अलावा कोई ऐसी संस्था नहीं है इस देश। इलेक्शन कमीशन को देख लो, गवर्नर्स को देख लो क्या कर रहे हैं। अभी देखो तमिलनाडु में क्या हुआ, रवि साहब ने क्या किया, एक मिनिस्टर को कह दिया कि आप मिनिस्टर ही नहीं है, मैं आपको बर्खास्त करता हूं। किस आधार पे कहा? क्योंकि गवर्नर जानता है कि जो भी कहेगा उसको कोई नहीं हटाने वाला। जैसे बेचारी जो महिलाएं, जो रेसलर महिलाएं थी, रेसलिंग फेडरेशन का वो जानता था, जो चेयरमैन है, जो अक्यूज्ड है, वो जानता था कि उसको कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि भाजपा नहीं मानेगी, सरकार नहीं मानेगी। तो जब संस्थान को, लोगों को ये पता चल जाए कि सरकार उनके साथ है, वो कुछ भी करें तो वो कुछ भी करेंगे, तो होगा क्या? आहिस्ता 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 लोगों का विश्वास लोकतंत्र पे खत्म होता जाएगा। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि देश में अभी सिर्फ अदालतों के अलावा कोई ऐसी संस्था नहीं बची है लोकतांत्रिक, जिसको हम कहें कि आज़ाद तरीके से काम कर रही है और लोगों का विश्वास कम हो रहा है। और मैं यहाँ ये भी कह सकती हूँ कपिल सिब्बल साहब कि इसमें जो आम लोगों का खासकर विश्वास, उनकी जो वोट की ताकत है, ईवीएम को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की जो निष्पक्षता है उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, चुनाव से हम कुछ ही दूरी पर खड़े हुए हैं। अब महाराष्ट्र के बाद अब आ रही है बिहार की भी, जो दूसरा एक बड़ा गढ़ है विपक्ष का, जहां विपक्ष की एकता है, कोलिशन गवर्नमेंट है। महाराष्ट्र की तो खत्म हो चुकी, लेकिन फिर भी विपक्ष में भी कम से कम कोलिशन बाकी है। लेकिन बिहार का जिक्र हो रहा है कि वहां पर भी पार्टी तोड़ने की कोशिश की जा सकती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तेजस्वी जी को अभी नोटिस दिया, ईडी का नोटिस आया तेजस्वी जी को, बात हो गई। और कुछ ही
मे बी 1 साल 1.5 साल के बाद हिमाचल में भी शुरू हो जाएगा। वहां तो कांग्रेस की सरकार नहीं बनी है। मैं तो कहता हूं ये तो फॉर्मूला सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये ठीक है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये फॉर्मूला ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी कहीं भी जाकर कोई भी सरकार इलेक्टेड गिरा सकती है विपक्ष की। तो अगर ऐसा कानून सुप्रीम कोर्ट खुद कह दे कि ऐसा राजनीतिक जो 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 कदम उठाए जाते हैं वो कानूनी नजरिए से सही है, तो फिर रहा क्या, लोकतंत्र का बचा क्या? तो अब ये सबसे गंभीर मुद्दा है, ये सबसे गंभीर मुद्दा है। बचा सकता है कोई हमें इस लोकतंत्र को तो सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट अगर खुद ही कह दे कि ये जो अपनाया गया है ये सही है और इलेक्टेड सरकार को ऐसे गिरा सकते हो, गवर्नर किसी भी दल के आदमी को बुला सकता है और उसके साथ 10-20 लोग हों तो सरकार गिरा सकता है, तो फिर ठीक है। फिर जरूरत क्या है इलेक्शन की? भाजपा यही तो कहती है कि डबल इंजन सरकार, यही तो है उनकी डबल इंजन सरकार कि हम सेंटर में भी, दिल्ली में भी और हर प्रदेश में भी। तो आप डबल मानना है बैरल सरकार होगी ना, ये तो डबल बैरल सरकार है, डबल इंजन सरकार थोड़ी ना, डबल बैरल सरकार है। जी डबल बैरल इसलिए कि यहाँ तो हम नहीं हैं, और अगर प्रदेश में आप आ गए तो हमारे पास तो डबल बैरल गन है ही। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ही, आप कह रहे हैं, एक ऐसी संस्था है जो उसको बचा सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं। खासकर ये उद्धव ठाकरे शिवसेना का जो मामला था उसमें जो स्टैंड लिया, आप कह रहे हैं कि सैद्धांतिक रूप से ठीक नहीं है, ये सरकार गैर कानूनी है, यहाँ तक आप कह रहे हैं। अब मैं ये कह रही हूँ कि एनसीपी अब इलेक्शन कमीशन जाएगी, अगर उनको नाम भी मिल जाता है और सिंबल भी उनको मिल जाता है पार्टी का, तो ये पार्टी भी खत्म हो जाएगी। ऐसे में विपक्ष के पास समाधान क्या बचा है? अगर महाराष्ट्र का ये फॉर्मूला न सिर्फ के सत्ता पक्ष, आप देखिए विपक्ष को भी तोड़ दिया, विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां, तो अब ये फॉर्मूला तो हर जगह अपनाया जाएगा। ऐसे में एक नेता के तौर पर, जो कि एक केंद्र में मंत्री आप रहे हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? विपक्ष के पास अब क्या बचा है? कैसे वो लोकतंत्र को बचाएगा? उससे पहले अपनी पार्टी को बचाएगा, उसके अपने पार्टी के सिंबल को बचाएगा, नाम को बचाएगा? मुझे नहीं मालूम। पहली तो बात यह है कि ये जो आपने कहा ना कि शिवसेना में एकनाथ शिंदे को सिंबल भी मिल गया, अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद वो सिंबल उनके पास नहीं रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जिस आधार पे उन्होंने सिंबल दिया एकनाथ शिंदे को, वो आधार अब खत्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि केवल आपकी जो संख्या है असेंबली में, उसके आधार पे आप सिंबल नहीं दे सकते। पहले तो आपको ये तय करना होगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपकी कितनी पकड़ है। तो उस बात को तो इलेक्शन कमीशन ने दिया भी नहीं था, तो वो सिंबल तो नहीं मिलेगा, और अजीत पवार को भी नहीं मिलेगा, वो तो उसका कोई राय नहीं है। अजीत पवार प्रयास करे लेकिन वो सिंबल नहीं मिलने वाला। तो कहने का मतलब यह है, ये सब अलग बातें हैं, सिंबल मिले या ना मिले। सबसे अहम मुद्दा है आप चुनी हुई सरकार को ऐसे कैसे गिरा सकते हो? क्या ये संविधान के खिलाफ नहीं है? मैं समझता हूं है। और अगर विपक्ष को ऐसे ही आप सरकारों को गिरा पाओगे तो फिर विपक्ष जनता होनी चाहिए, दल नहीं होने चाहिए। अब मैं आपसे विपक्ष के रूप में आगे आना पड़ेगा, जनता को विपक्ष के रूप में आगे आना पड़ेगा। आखिर के 2 सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। एक सवाल है जो अब 2024 के चुनाव के मद्देनजर है। अच्छे तरीके से हम जानते हैं कोई भी व्यक्ति, चाहे भारत में पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, भारत के वोटर का जो विवेक है हम उस पर शक नहीं कर सकते, लेकिन साथ साथ चुनाव की भी पूरी प्रक्रिया को अगर देखें तो वो तमाम तरह की जो हमारी लोकतांत्रिक संस्थान हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका एक तरह से इम्तिहान होता है। चुनाव जब एक व्यक्ति वोट डालने जाता है, चाहे उसमें मीडिया हो, चाहे उसमें अदालत हो, इलेक्शन कमीशन हो, ब्यूरोक्रेसी का पूरा इस्तेमाल हो, ऐसे में जब आप ये कह रहे हैं कि सारी संस्थाएं कॉम्प्रोमाइज्ड लग रही हैं, समझौतावादी हो गई हैं, आज़ाद नहीं हैं, कितनी हम उम्मीद लगाएं कि 2024 का जो चुनाव हो वो स्वच्छ होगा और स्वस्थ होगा? नहीं, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो हमने पिछले चुनाव में देखा है और साथ साथ में राज्य के चुनाव में भी देखा है कि जब कोई लोग वोट करना चाहते हैं तो इलेक्टोरल रोल में उनका नाम ही नहीं रहता, और ऐसी बातें सुनने में आई हैं कि ये कहना मुश्किल। देखिए, जो लोकतंत्र का मतलब ये नहीं कि इलेक्शन हो जाए,
इलेक्शन भी एक ऐसा इलेक्शन होना चाहिए जिसपे सब लोग विश्वास करें। अगर एक गली में जो सब लोग वहां रहते हैं, उनके सारे वोट कट जाएं, तो फिर हम इलेक्शन का कैसे विश्वास कर सकते हैं कि सही तरीके से हो रहा है। अगर किसी को धमकाया जाए, अगर पुलिस कहे कि तुम घर से बाहर नहीं निकलो, अगर पुलिस कहे कि तुम, और रात को पुलिस उठा के ले जाए, ऐसा हुआ है। और जब जब भी ईवीएम निकलती है, कोई ईवीएम खराब होती है, तो क्यों खराब होती है कि वोट भाजपा को ही जा रहा है। ये तो थोड़े बहुत ही सीरियस होते हैं, और जब तक कोर्ट्स इसको सीरियसली नहीं लेंगी, गंभीरता से नहीं लेंगी, तो मैं समझता हूं कि ये जो ये दिखावा है ना, जो इलेक्शन का दिखावा है, ये केवल दिखावा रह जाएगा। चुनाव एक दिखावा हो जाएगा, ये आप कह रहे हैं। बहुत गंभीर बात है ये, और आपके जैसे मैं कहूँगी स्तर का व्यक्ति अगर इस बात को कह रहा है। अब आखिरी सवाल आपसे विपक्ष को लेके मैं पूछना चाहती हूँ, अगर चुनावी परिदृश्य में हम देखें तो आपको किस तरह की संभावनाएं नजर आ रही हैं? एक बड़ा ऑपोजिशन का फ्रंट हमने देखा जो पटना में, बिहार में उभर कर आया। इसके अलावा राहुल गांधी को हम लगातार देख रहे हैं, उनकी लोकप्रियता में कम से कम एक इजाफा हो रहा है, एक वैकल्पिक व्यक्ति के तौर पर उभर कर आ रहे हैं। अगर आप पॉलिटिकल तस्वीर को मैं कहूँगी बिल्कुल खालिस सियासी नजरिए से आप देखें, तो आपकी नज़र में एक नेता के तौर पे आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, जहां तक पटना की मीटिंग थी, मैं समझता हूं कि बड़ी एक सक्सेसफुल मीटिंग थी, और इतने विपक्षी दल एक मंच पे आकर ये कहने लगे कि हम इकट्ठा चुनाव लड़ेंगे, बहुत बड़ी बात है। अब सवाल ये उठता है कि किस आधार पे वो आगे बढ़ेंगे और किस मुद्दों के साथ लेकर वो जनता के पास जाएंगे, और कौन सी ऐसी पार्टियां हैं जो विपक्ष के खिलाफ काम करती हैं, जो आज सरकार के साथ नहीं है। ऐसा भी हमें देखने में आया, कोई एक दो तीन ऐसी भी पार्टियां हैं जो सरकार के साथ भी नहीं है, लेकिन फिर भी विपक्ष के खिलाफ काम करती है। तो ये सब हमें देखना होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि जनता बेचारी इतनी पिस चुकी है कि वो खुद विपक्ष के रूप में उभरेगी और विपक्ष का साथ देगी। नरेंद्र मोदी के अगर पिछले एक दशक के कार्यकाल को देखा जाए, आप कैसे असेस करेंगे? उन्होंने भारत को या भारत की राजनीति को किस तरह बदला है? भारत की जनता को क्या कुछ अच्छा दिया है? 3 ऐसी कोई चीजें आप गिना सकते हैं जो आपको लगता है कि नरेंद्र क्यों नहीं? देखिए, कोई ऐसा कहना कि सर कोई भी सरकार हो, अच्छा काम तो करते हैं लोग, क्यों नहीं करते? मोदी जी ने जो स्कीम्स लाए भी हैं, जिन्होंने नाम बदल के भी लाए हैं, लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। डिजिटाइजेशन बढ़ा रहे हैं, हालांकि उसमें भी बड़ी इनइक्विटी है। जो देहात के लोग हैं, उनके पास कोई ऐसी सुविधा नहीं है, और जो फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लगाना चाहिए तो वो अभी तक नहीं लगा। तो बात ये है कि ये कहना कि भाई मोदी की सरकार ने कुछ नहीं किया, ये गलत है। सरकार एक कंटिन्यूम होता है, और सरकार अच्छे काम करता है, ब्यूरोक्रेसी भी अच्छे काम करती है, और सब काम खराब नहीं रहते। लेकिन जो सवाल हमने आज उठाए हैं और आपने मुझसे पूछे हैं, वो सरकार चलाने का नहीं है। वो सवाल एक ऐसे सवाल हैं जो पॉलिसीज ये सरकार और भाजपा अप्लाई कर रही है, उनके आधार पे मुझे व्यक्तिगत रूप में लगता है कि लोकतंत्र में एक बड़ी भारी हमला हो रहा है। मेरी इस बात पे मैं फिक्रमंद हूं कि अगर ऐसा ही चलता रहे तो हो सकता है कि 2024 के बाद अगर भाजपा आ भी जाए, चुनाव ना भी हो, दो चुनाव ना भी हो आगे, ये भी हो सकता है। क्योंकि देखिए, सड़कें तो बनेगी, आवास के लोगों के लिए पैसा भी मिलेगा, जो गरीब लोग हैं उनको खाद्यान्न भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, फर्टिलाइजर भी मिलेंगे। जनता तो देखिए ना, संख्या बढ़ेगी तो जीडीपी भी बढ़ेगी, तो ये तो होगा, ये तो अच्छी बात है। और अगर चीन के साथ अमेरिका नाराज है, तो
ये भी होगा कि हमारे यहाँ निवेश भी होगा। ये सब अच्छी बात है, बुरी बातें नहीं है। और ये कहना कि मोदी सरकार ने सब गलत किया है, ये भी नहीं है। लेकिन जो जब संविधान बना था और संविधान के आधार पे जनता ने सोचा था कि इस देश में आगे वर्षों में क्या होगा, उस संविधान के बुनियाद को आप खत्म करने जा रहे हो, इस बात का मुझे फिक्र है। तो अगर मैं ठीक से समझ रही हूँ जो आप कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जाहिर है हर सरकार में कुछ अच्छा बुरा काम होता है, लेकिन नरेंद्र मोदी का मान लेते हैं कि 1 दशक वो पूरा करते हैं और आगे नहीं चुने जाते, तब भी आप ये कह रहे हैं कि ये जो दशक है ये इसके रूप में देखा जाएगा कि एक ऐसे प्रधानमंत्री, एक ऐसी सरकार जिसने भारत के लोकतंत्र और संविधान को कमजोर किया, इस तरीके से परिभाषित होगा नरेंद्र मोदी का 1 दशक। बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कपिल सिब्बल साहब हमसे बातचीत करने के लिए। हालाँकि आपने आखिर में जो कहा वो किसी भी भारतीय नागरिक के लिए या वो व्यक्ति जो लोकतंत्र में विश्वास रखता है उसके लिए वाक़ई मैं कहूँगी एक तरह से डराने वाला है कि ये भी हो सकता है कि 2024 में अगर ये सरकार, ये पार्टी फिर से चुनकर आती है तो हो सकता है देश में कभी चुनाव ना हो। हम फिर लौटेंगे आपके पास और महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करेंगे। फिलहाल अपना समय देने के लिए शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।